प्रोग्राम चाइना टुडे में एक बार फिर खुशामदीद। चीन से जुड़ी दिलचस्प खबरों और रिपोर्ट्स के साथ एक बार फिर हाजिर है। मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। नाज़रीन, चीन ने अपने इंसान बरादर खलाई मिशन के लिए मज़ीद 3 नए खलाबाज तैयार किए हैं, जिन्हें जल्द खलाई स्टेशन पर भेजा जाएगा। बैनुल-अक़वामी मरकज़ बराए जदीद टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन और प्रमोशन शंघाई में बच्चों की निगहदाश्त के ख़ुसूसी मराकज़ चीन के रिवायती लिबास हाइफू बारे रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। कोरोना वबा के 2 साल बाद मुनक्किद होने वाली शंघाई मैराथन एक अशरे के दौरान चीनी हुकूमत के बेहतरीन अवाम दोस्त इक़दामात, सब्ज़ इनकलाब के हवाले से भी रिपोर्ट शामिल करेंगे। लेकिन हस्ब मामूल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से, जिसमें अहम खबरों का खुलासा आपके सामने रखा जाता है। चीन की इंसान बरदार खलाई एजेंसी में मजीद 3 नए खलाबाजों का इजाफा। ये खलाबाज शानचो 15 के जरिए खलाई मिशन सर अंजाम देंगे। इस टीम में शामिल खलाबाज चांगलो को उस मुकाम तक पहुंचने में 12 साल का अरसा लगा। चीनी खलाई जहाज शनशू 15 के अमले में शामिल एक नए चेहरे चांग लो ने 12 साल की मुसलसल तरबियत और तैयारी के बाद बिलाखिर अपना खलाई सफर का ख्वाब पूरा कर दिया है। चीन की इंसान बरदार खलाई एजेंसी ने 28 नवंबर को 3 खलाबाजों का ऐलान किया, जो शनचो 15 के जरिए खलाई मिशन सर अंजाम देंगे और चांग इस टीम में शामिल हैं। 1976 में चीन के वस्ती सूबा हन्नान की एक छोटी काउंटी में पैदा होने और मौसीकी से गहरी मोहब्बत रखने वाले चांग ने बगैर किसी हिचकिचाहट के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फजाइया के तहत फ्लाइट स्कूल में भर्तियों की खबर सुनते ही अपनी दरखास्त जमा करवा दी। उन्होंने सन 2000 में 7वें फ्लाइट स्कूल से ग्रेजुएशन किया और Q-5 फाइटर के पायलट बन गए। चांग लाओ का कहना है कि सन 2003 में टेलीविजन पर चीनी खलाबाज यांग ली वई की वापसी का सफर बराह रास्त नशर किया जा रहा था। जब उन्होंने ये नशरियात देखी तो उनके दिल में यांग ली वई के लिए बहुत एहतराम था। ये नशरियात देखकर उनके दिल में पहली बार खलाबाज बनने की ख्वाहिश जाग उठी। एक खलाबाज होने के नाते पहली बात यह है कि आप मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और आप बुलंदोबाला परवाज कर सकते हैं। सूबा अनहुई में बैनुल-अक़वामी मरकज़ बराए जदीद टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन और प्रमोशन का क़याम अमल में लाया गया है। इस मरकज़ में जदीद टेक्नोलॉजीज़ की तहकीक, तरक्की और पैदावार के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जाएगा। चीन के मशरकी सूबा अनहुई के दारुल हुकूमत hefei में नई सहूलत के इफ्तिताही तकरीब के साथ 27 नवंबर को बैनुल-अक़वामी मरकज़ बराए जदीद टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन और प्रमोशन का आगाज़ हो गया। ये मरकज़ जदीद टेक्नोलॉजीज़ की तहकीक, तरक्की और पैदावार के लिए कायम किया गया है, जिनमें बगैर पायलट के समुंदरी, ज़मीनी और फ़ज़ाई ज़राए नक़्ल व हमल, इलेक्ट्रॉनिक नुस्खे के अज्जा की तकसीम और लेन देन के तस्फ़िये और डाटा एक्सचेंज सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा इस मरकज़ में एरोस्पेस और हवाबाजी की सनतों समेत मुस्तक़बिल में दीगर मंसूबे भी तश्कील दिए जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कौमी कांग्रेस ने मुल्की तरक्की का नया लाहे अमल तय कर दिया है। नौजवान नस्ल सख्त मेहनत और पेशा वराना महारत के जरिए मुल्की तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए पुरअज़्म है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कौमी कांग्रेस ने चीन की मुस्तकबिल की तरक्की का लाहे अमल तय करने के साथ साथ नौजवानों के लिए मेहनत और पेशावराना उमूर के जरिए अपने ख्वाब पूरे करने के लिए कैरियर के इंतखाब का मंसूबा भी तैयार किया है। चीन के वस्ती सूबा हन्नान में चांगचाओ में एक तामीराती साइट पर काम करते हुए चांग सुबह 6 बजे लोहे के तार को बल देना शुरू करते हैं और अगले 12 घंटे इस हरकत को कम से कम 8000 बार दोहराने में सर्फ करते हैं। इनका कहना है कि ये वाकई मुश्किल काम है। तामीराती कारकुन की हैसियत से काम करना मुश्किल, शोर से भरपूर, गंदगी और खतरात का हामिल हो सकता है, लेकिन चांग जज्बे से भरपूर हैं। चांग यांग के मुताबिक सदर शी चिनपिंग ने CPC की 20वीं कौमी कांग्रेस के इफ्तिताही इजलास में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुल्क नई सनतकारी में पेशरफ्त करेगा और पैदावार और मसनूआत के मयार और नक्ल हमल की तरक्की में मुल्क की ताकत में इजाफे के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा। चांग को उम्मीद है कि वो अपनी सनत में मजीद काबिलियत हासिल कर सकते हैं और बैनुल-अक़वामी महारत के मुकाबलों में अवार्ड जीत सकते हैं। शंघाई में कायम बच्चों की निगहदाश्त के मराकज़ अवामी खिदमत की मिसाल बनते जा रहे हैं। दफ्तरी मुलाजमीन इन मराकज़ में अपने बच्चों को बेहतरीन देखभाल के लिए छोड़ जाते हैं, जहां तरबियत याफ्ता अमला बच्चों की बेहतरीन जिस्मानी और ज़हनी परवरिश को यकीनी बना रहा है।
شنگھائی میں قائم بچوں کی نگہداشت کے مراکز نے بنیادی عوامی خدمت کا نظام بہتر بنانے کی مثال پیش کرتے ہوئے ایسے دفتری ملازمین کی مشکلات آسان کر دی ہیں جنہیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مشکل سے وقت ملتا ہے۔ چین عوامی خدمات کا معیار بلند کرنے اور عوامی خدمات کو مزید متوازن اور قابل رسائی بنانے کے لیے بنیادی عوامی خدمات کے نظام کو بہتر بنائے گا تاکہ مشترکہ خوشحالی کو فروغ دینے میں ٹھوس پیش رفت حاصل کی جا سکے۔ اکتوبر کے دوران کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 20ویں قومی کانگریس کے دوران صدر شی جن پنگ کی رپورٹ میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا۔ والدین ہر کام پر جانے سے پہلے صبح 8:30 پر اپنے بچوں کو اس مرکز میں لے کر آتے ہیں۔ والدین کے لیے پہلے رجسٹریشن فارم پر کرنا ضروری ہے، جس کے بعد ان کے بچے جسمانی درجہ حرارت سمیت اپنی بنیادی صحت کی جانچ مکمل کرنے کے بعد کھیلنے کے لیے بہترین انداز میں تعمیر کیے گئے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس مرکز میں عملے کے ارکان ہر نرس اور ہر بچے کے رویے کو ریکارڈ کرتے ہوئے نوٹس بھی بنائیں گے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ مرکز میں قیام کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے تحت مزید معلومات کا تبادلہ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ہانفو چین میں ہان نسل کے لوگوں کا روایتی لباس ہے۔ ہانفو کو نوجوان نسل میں مقبولیت بڑھنے لگی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چین میں ہانفو کی مارکیٹ 2025 تک 2.82 ارب امریکی ڈالر تک پہنچنے کی امید ہے۔ ہانفو چینی لباس کا ایک روایتی انداز ہے جس نے گزشتہ چند سال کے دوران ایک بار پھر مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ چینی نوجوانوں میں اس لباس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور متعلقہ صنعت اسے دیگر تخلیقات کے ساتھ مربوط کر رہی ہے جن میں اینیمیشن بھی شامل ہے۔ کالر، کف، چوغا اور سر ڈھانپنے کا انداز ہانفو کی اہم خصوصیات ہیں جو چین میں ہان نسل کے لوگوں کا روایتی لباس ہے۔ ہانفو کے لیے چینی عوام کی پسندیدگی نے اسے ایک مخصوص رجحان سے ملک کے سب سے معروف ثقافتی موضوع میں تبدیل کر دیا ہے۔ چین کے مشرقی صوبہ چوچیانگ کے شہر ہانگچو میں 18ویں بین الاقوامی کارٹون اینڈ اینیمیشن فیسٹیول میں ہانفو صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک پختہ صنعت کی وجہ سے نمایاں ہے جو برانڈز، ڈیزائنرز، اینیمیشن اسٹوڈیوز، ویڈیو گیم کمپنیز اور ہانفو کے شوقین نوجوانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ تحقیقی ایجنسی آئی میڈیا کے مطابق سن 2022 تک چین میں ہانفو کی مارکیٹ کے 1.85 ارب امریکی ڈالر تک پہنچنے اور سن 2025 تک متاثر کن 2.82 ارب امریکی ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ چین کے جنوبی کوانگشی چوانگ خود اختیار علاقے کی ترقی کا بڑا منصوبہ جاری ہے۔ مقامی حکومت نے 2017 میں یہاں دوبارہ آبادکاری کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ اس منصوبے میں 1.37 ارب یوان سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی۔ چین کے جنوبی کوانگشی چوانگ خود اختیار علاقے میں نسلی اقلیتی برادری کے ارکان کے لیے تیار کیے گئے غربت سے نجات کے ایک پروگرام کے روایتی ثقافت اور دستکاری کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد یہاں دوبارہ آباد ہونے والے باشندوں کو سیاحت اور مخصوص دستکاری کے ذریعے اپنی آمدنی بڑھانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ کوانگشی میں واقع نانتان کاؤنٹی یونان کوئیچاؤ سطح مرتفع کے جنوبی کنارے پر 3916 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ یہ جزوی گرم علاقہ مرطوب مانسون آب و ہوا کے علاوہ معدنیات، جنگلات، پانی اور سیاحتی وسائل کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ یہ پائکھو یاؤ یا وائٹ پینٹس یاؤ کا بھی آبائی علاقہ ہے جو ایک نسلی اقلیت اور اپنی روایتی سفید ٹانگوں کے حوالے سے مشہور ہے۔ پائکھو یاؤ نے جو آمد و رفت، تعلیم اور طبی بنیادی ڈھانچے کے نقص نظام کے ساتھ پہاڑی دیہات میں غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے، رقص و موسیقی، کھیل اور دستکاری کے ذریعے اپنی ثقافت کے بہت سے عناصر کو برقرار رکھا ہے۔ مقامی حکومت نے سن 2017 میں یہاں دوبارہ آبادکاری کے منصوبے کا آغاز کیا جس میں 1.37 ارب یوان یعنی تقریباً 19 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی۔ نانکانگ مشرقی چین میں فرنیچر سازی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہاں پہلی بار لکڑی کی الماری بنانے کا منفرد مقابلہ منعقد ہوا۔ چینی نوجوان لی تاشن نے 17 حریفوں کو ہرا کر طلائی تمغہ اپنے نام کیا۔
अक्टूबर 2022 में मुनक्किदा वर्ल्ड स्किल्स मुकाबलों में एक पेशा स्कूल के ग्रेजुएट ने अलमारी तैयार करने की महारत में चीन का पहला तलाई तमगा हासिल किया, जिसके बाद नानखांग मशरकी चीन में फर्नीचर साजी का सबसे बड़ा मरकज मजीद बैनुज़्ज़ाब्ता कारकुनों को तरबियत फराहम करते हुए सनत को जदीदियत की राह पर गामजन करने की कोशिशों में मसरूफ है। चीनी नौजवान ली ताशिन ने 15 अक्टूबर को 17 दीगर हरीफों को शिकस्त देते हुए अलमारी तैयार करने के मुकाबले में चीन का पहला तलाई तमगा जीत लिया। चीनी नौजवानों ने इन मुकाबलों में हिस्सा लेने का आगाज सन 2017 में किया था। मुकाबले के दौरान ली का कहना था कि दी गई तफसीलात के मुताबिक उनके पास अलमारी तैयार करने के लिए 22 घंटे का वक्त था। कवायद ज़वाबित के मुताबिक निस्फ मिलीमीटर तक गलती की गुंजाइश के साथ तमाम पैमाइश बिल्कुल दुरुस्त होना जरूरी है। ली ने अपनी फतह का सेहरा बरसों की सख्त तरबियत को करार दिया। ली अपने मुल्क की हिमायत के शुक्रगुजार हैं ताकि वो बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी महारत और चीनी दस्तकारी का मुजाहरा कर सकें। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान दोहा में छू छू मुतारिफ कराया गया है। 2000 साल से खेले जाने वाले चीन के रिवायती खेल छू छू में शायकीन खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। चू जू एक रिवायती खेल है जो चीन भर में 2000 साल से ज्यादा अरसे से खेला जा रहा है और जदीद फुटबॉल से मुशाबिहत रखता है। 20 नवंबर को फीफा आलमी कप 2022 के बाज़ाब्ता आगाज के साथ ही चीन का रिवायती खेल भी कतर में मुतारिफ करवा दिया गया। कतर में कायम चीनी सिफारत खाने की जानिब से आलमी कप के दौरान शू जू की नुमाइश और फरोख के लिए नुमाइशी बूथ कायम किए गए हैं। यहाँ तस्वीर, वीडियोस और इंटरैक्टिव तजर्बे के जरिए शू जू के तारीखी वर्से और जदीद तशरीह को वाज़े तौर पर उजागर किया गया है। बूथ में मौजूद चीनी चू जू की नुमाइशी टीम के नौजवानों ने रिवायती परफॉर्मेंस भी पेश की। चीनी चू जू के खिलाड़ी ली वुई फंग के मुताबिक चीन के रिवायती सकाफती वर्से शू जू को यहाँ लाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इस खेल को पसंद करने वालों में बहुत से गैर मुल्की दोस्त भी शामिल हैं। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह ठोकर मारी जाए और वो चीनी खिलाड़ियों के साथ खेलना भी चाहते हैं। इससे वाकई बहुत खुशी और फख्र महसूस होता है। चीन के लोग फीफा आलमी कप के बड़े इवेंट पर अपनी रिवायती सकाफत मुतारिफ करवा सकते हैं और इसे दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। चीन के मशरकी सूबा जेजियांग के शहरी वू की दुनिया की छोटी एशिया का दारकूमत कहा जाता है। वू शहर में बहुत सी फैक्ट्रियां फुटबॉल बनाती हैं। यहाँ की एक फैक्ट्री में महज 3 सेकंड में फुटबॉल बन सकता है। चीन के मशरकी सूबा जेजियांग के शहर ईवू में चीनी कंपनीज के तैयार करदा आला मयार के हामिल फुटबॉल्स के लिए दुनिया भर से ऑर्डर्स मौसूल हो रहे हैं, क्योंकि कतर में जारी आलमी कप ने इस खेल के लिए शायकीन के जुनून को तक़वियत दी है। दुनिया की छोटी एशिया का दारुल हुकूमत कहलाने वाले ईवू शहर को फीफा आलमी कप जैसे अजीमुशान इवेंट के हवाले से फरामोश नहीं किया जा सकता। बहुत से मकामी फुटबॉल साजों ने अपने बेहतरीन फुटबॉल की तस्वीर को ऑनलाइन जारी किया, जिन्हें दुनिया भर से खरीदार पसंद कर रहे हैं। वुशियांगमिंग की खेलों का सामान तैयार करने वाली कंपनी इनमें से एक है। वू का कहना है कि वो पैटर्न की पोजीशन और कोनों की सफाई का जायजा लेकर एक नजर में बता सकते हैं कि फुटबॉल को अच्छी तरह से तैयार किया गया है या नहीं। कोविड-19 की सूरत हाल के बायस उनकी कंपनी को मई तक कतर के आलमी कप के लिए ऑर्डर मौसूल नहीं हो सके। उनकी कंपनी 60 से ज्यादा कारकुनों और खुसूसी मशीन्स की भरपूर कोशिशों से अब एक दिन में 3500 फुटबॉल तैयार करने की सलाहियत रखती है। वू शाओमिंग के मुताबिक ये मशीन 3 सेकंड में पूरा फुटबॉल तैयार कर सकती है। ये वो मसनूआत हैं जो उनकी कंपनी जल्द ही बैरून मुल्क रवाना करेगी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान कतर में चीनी पांडा जोड़ी की धूम मची है। पांडा जोड़ी को सुहेल और जुबारिया के खूबसूरत अरबी नाम दिए गए हैं। इन दियोकामत जानवरों के लिए दोहा के मज़ाफ़ात में 1,20,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित पांडा हाउस बनाया गया है। रिवायती फुटबॉल के स्याह और सफेद रंग में सुहेल और सूर्या नामी 2 खूबसूरत द्योहैकल पांडा जो कतर को बतौर तोहफा दिए गए हैं, आलमी कप टूर्नामेंट्स के अलावा एक हैरत अंगेज तजर्बा साबित हुए हैं। फीफा आलमी कप के लिए दुनिया भर से फुटबॉल के शायकीन मशरक़ वुस्ता के मुल्क कतर में मौजूद हैं, जहां स्पॉटलाइट मजबूती से सुपर प्लेयर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायनल मेसी पर मरकूज है। वहीं दीगर 2 सुपरस्टार्स भी मौजूद हैं जो हाल ही में मंजर आम पर आए हैं और अवाम में मकबूलियत हासिल कर रहे हैं।
3 سالہ مادہ سی ہائی اور 4 سالہ نر چنگ چنگ۔ چین سے قطر جانے والے ان 2 خوبصورت دیو قامت پانڈاز نے 17 نومبر کو دوحہ کے پانڈا ہاؤس میں پہلی بار قدم رکھا۔ مشرق وسطیٰ کے علاقے میں پہلے دیو قامت پانڈاز کے طور پر اس جوڑے کو 2 عربی نام دیے گئے، چنگ چنگ کے لیے سہیل اور سی ہائی کے لیے سرایا یعنی آسمان کے ستارے۔ دوحہ کے مضافات میں 1,20,000 مربع میٹر پر محیط پانڈا ہاؤس 2 ہیکل پانڈاز کے جوڑے کے لیے نیا گھر بن گیا ہے۔ شنگھائی میراتھن 2022 میں 18,000 سے زائد ایتھلیٹس نے شرکت کی۔ شنگھائی میراتھن کورونا وبا کے بعد 2 سال کے وقفے سے منعقد کی گئی۔ میراتھن کے شرکاء شہر کے اہم مقامات سے گزرے، جہاں شہریوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ شنگھائی میراتھن 27 نومبر کی صبح عمل میں لایا گیا۔ سال 2022 کے ایڈیشن میں 18,000 ایتھلیٹس نے اس میراتھن میں حصہ لیا، جسے سن 2019 میں کووڈ-19 کے بعد پہلی بار منعقد کیا گیا ہے۔ رواں سال میراتھن کا راستہ بند کے علاقے سے شروع ہو کر شنگھائی کے معروف علاقوں جیسا کہ پیپلز اسکوائر، پہلی CPC نیشنل کانگریس کے مقام اور چنگ آن ٹیمپل سے گزرتے ہوئے لانگ چھی اور یون چنگ کے روڈ کے چوراہے پر اختتام پذیر ہوا۔ مردوں کی دوڑ میں قومی ٹیم کے 30 سالہ رکن یانگ شاؤ ہوئی نے 2 گھنٹے 16 منٹ 4 سیکنڈز کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ان کے بعد کوان یاؤ شنگ اور چیا ان چیا بے ترتیب 2 اور 3 سیکنڈ پیچھے رہے۔ شنگھائی میں اپنی فتح کی بدولت پلاٹینم کوالیفائر یانگ نے ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں سن 2023 کی عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ خواتین کی دوڑ میں 26 سالہ چانگ تاشون نے 2 گھنٹے 28 منٹ 17 سیکنڈز کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی، جن کے بعد چانگ شنگ یان نے 2 گھنٹے 33 منٹ 3 سیکنڈز کے ساتھ دوسری اور وانگ من نے 2 گھنٹے 33 منٹ 18 سیکنڈز کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ شمال مغربی سنکیونگ ویغور خود اختیار علاقے اور شمالی اندرونی منگولیا میں شدید برفباری ہوئی۔ مقامی محکموں کی جانب سے صورتحال کو نارمل رکھنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ نظام زندگی معطل نہ ہو سکے۔ حالیہ دنوں میں چین کے شمال مغربی سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے اور چین کے شمالی اندرون منگولیا خود اختیار علاقے میں شدید برف باری ہوئی، کیونکہ سردی کی لہر نے ملک کے بڑے حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سنکیانگ کے شمالی علاقوں میں کئی روز سے شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جن میں آلتے پریفیکچر، ایلی قازق خود اختیار پریفیکچر اور تھا چھنگ پریفیکچر شامل ہیں۔ سرد موسم نے نقل و حمل، زراعت اور مویشیوں کی نسل کشی کے شعبوں پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں، جس نے مقامی محکموں کو ہنگامی رد عمل شروع کرنے پر مجبور کر دیا۔ 27 نومبر کی رات 8 بجے تک ایک شدید برفانی طوفان نے ای لی، تھا چھنگ اور شی ہر جی شہر کے مشرقی حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سنکیانگ کے شمالی حصوں کے بڑے علاقوں میں درجہ حرارت میں 8 سے 16 ڈگری سینٹی گریڈ کی کمی دیکھی گئی، جبکہ تھا چھنگ، التے اور چھانگ چھی ہوئی خود اختیار پریفیکچر کے شمالی حصے میں درجہ حرارت 16 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ گزشتہ چند روز کے دوران جب تھا چھنگ میں برف باری جاری تھی، صفائی کے مقامی محکمے کی جانب سے شہر کی اہم سڑکوں پر برف صاف کرنے والی 80 سے زائد گاڑیوں کو فعال کر دیا گیا تھا۔ 2012 سے 2021 کے دوران ایک اشرے میں چین نے ریکارڈ مستحکم ترقی کی ہے۔ چینی حکومت کے اقدامات کے باعث 98 ملین سے زائد دیہاتوں کو غربت کی لکیر سے نکالا گیا ہے۔ جی ڈی پی 53.9 ٹریلین یوان سے 114.4 ٹریلین تک جا پہنچا ہے۔ ڈسپوزیبل آمدن 35,000 یوان سے بھی بڑھ چکی ہے۔ صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ، صاف ماحول سمیت بنیادی سہولیات کی بہتر فراہمی سے چینی شہری خوشحال ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ موجودہ عہد ہم سے مشکل امتحان لیتا ہے۔ حکمران جماعت امتحان میں شریک ہوتی ہے اور عوام جس کے لیے خدمات سر انجام دی جاتی ہیں اس امتحان کے منصف ہیں۔ گزشتہ ایک عشرے میں اس امتحان میں چین کی حکمران جماعت کی کارکردگی کیا رہی ہے؟ عوام ملک کی بنیاد ہیں اور اپنی معیار زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ عوامی معاشی کو یقینی اور بہتر بنانے کے مؤثر اقدامات ہی چینی حکومت کی کارکردگی کا جواب ہیں۔
गुज़िश्ता 10 सालों में चीन में गरीब के खात्मे की मिशन के तहत तमाम 98.99 मिलियन गरीब देहातियों को गुर्बत की हद से निकला गया। चीन के गुर्बत ज़दा इलाकों में देही बाशिंदों की फिक्स डिस्पोजेबल आमदनी साल 2013 में 6,079 युआन थी, जो साल 2020 में 12,000 युआन से तजावुज़ कर गई। गरीब खानदानों के हज़ारों बच्चों को तालीम के यकसा मौके हासिल हुए। तरक्की मुस्तहकम उसूल है। मईशत की मुस्तहकम तरक्की चीनी हुकूमत का जवाब है। गुज़िश्ता एक अशरे में चीन की माशी तरक्की मुस्तहकम रही। GDP 2012 में 53.9 ट्रिलियन युआन था, जो 2021 में बढ़कर 114.4 ट्रिलियन युआन तक पहुंचा। कौमी तरक्की से तमाम अवाम मुस्तफीद हो रही है और अवाम के म्यारे ज़िंदगी में नुमायां बेहतरी आई। साल 2021 में मुल्क भर में शहरियों की फिक्स डिस्पोजेबल आमदनी 35,000 युआन हो गई। चीन में मुआशरती फराह बहबूद का निज़ाम कायम हुआ, जिससे 95% आबादी फ़ायदा उठाती है। चीनी लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर, महफूज और खुशहाल हो रही है। इख्तिराअ तरक्की की क़ुव्वत मुहर्रिका है। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में चीन का नाम जगमगा रहा। यही चीन की हुक्मरान जमात का जवाब है। चीनी साख्ता बेड और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम सारी दुनिया के लिए खिदमत देता है। चीन की तारीख में पहली मर्तबा चांगए नंबर 5 कामयाबी के साथ चांद से नमूने लाया है। इस वक्त चीन की खलाई स्टेशन में 3 खलाबाज अपने मिशन में मसरूफ हैं। वसीह अरीज खला ज़्यादा से ज़्यादा चीनी कमालात की गवाह है। दस साल पहले चीन की हुक्मरान जमात ने हयातियाती तमद्दुन की तश्कील पर जोर देने की हिकमत अमली बनाई। गुज़िश्ता 10 सालों में हर 74 सेकंड्स में चीन में एक दरख्त लगाया जाता है। एक अशरे में चीन का कुदरती माहौल बेहतर से बेहतरीन हो रहा है। तहफ़्फ़ुज़ माहौल में चीनी हुकूमत की सरमायाकारी, अवाम के म्यारे ज़िंदगी की बेहतरी और लोगों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत के लिए ही है। सरसब्ज़ पहाड़, सोने के पहाड़ और शफाफ पानी चांदी के पहाड़ हैं। ये चीनी हुक्मरान पार्टी का जवाब है। 10 सालों में चीन की सरजमीन पर आने वाली तब्दीलियाँ हुक्मरान जमात की जानिब से अहद के नाम बेहतरीन जवाब है। अच्छी मुलाजिमत, सेहतमंद जिस्म, खूबसूरत आबाई वतन और खुशहाल ख़ानदान, ऐसे जवाबात पर चीनी अवाम बेहद मुतमईन है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए GNN। चीन के जनूब मशरकी सूबे चुचंग में वाक़े इंशी काउंटी के युगाओ का कुदरती माहौल वहाँ लगी सीमेंट फैक्ट्री की वजह से बहुत आलूदा हो चुका था। सरसब्ज पहाड़ों में घिरी इस काउंटी के मकीनों ने कुदरती माहौल को बचाने के लिए सब्ज इनकलाब लाने का सोचा और फिर इस पर अमल भी कर दिखाया। आज ये सरसब्ज इलाका चाय के बागात और सयाहती मकामात की वजह से मशहूर है। ये सब कैसे हुआ, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
के पहाड़ों के बराबर थे। गांव के 200 घरों में से 8 से ज्यादा अफराद कंगनी से वाबस्ता हो गए थे। सीमेंट करने और कानों को बंद करने का फैसला किया, जो कि बहुत समझदारी की बात है। सब्ज पहाड़ सोने के पहाड़ और शफाफ पानी चांदी के पहाड़ हैं। माजी में हम कहते थे कि सब्ज पहाड़ और सोने के पहाड़ साथ साथ चाहिए, मगर दर हकीकत सब्ज पहाड़ ही सोने के पहाड़ हैं। उसके बाद यूसुन गांव के बाशिंदे फिक्र से आज़ाद होकर तरक्की की नई राह पर गामज़न हुए और उन्होंने गांव के माहौल को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की। माहौल बेहतर हुआ तो यूसुन के लोगों ने सियाहती सन्नत को फ़रोग़ देने की कोशिशों का आगाज़ किया। उन्होंने अपने अपने घरों में ही रेस्टोरेंट और होटल बनाए और शहर से आने वाले सियाहों के लिए रिहाइश और खाने पीने की खिदमत बिल्कुल साफ सुथरे घरेलू माहौल में फराहम गई। अब वो न सिर्फ पैसे कमाते हैं बल्कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। माजी में मैं कानकनी से वाबस्ता था और ट्रैक्टर चलाता था। अब मैं घर ही में एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ। हमारे गांव का माहौल तब्दील हो चुका है और अहम बात यह है कि हम माली तौर पर अब पहले से ज़्यादा खुशहाल हैं। इस वक्त हम चंद हज़ार युआन सालाना कमाते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही दिन में कई हज़ार युआन कमा सकते हैं। पहले हम सुबह सुबह उठकर पहाड़ों पर जाते और पत्थर उठाते थे। अब हम सुबह को खाना पकाने की चीज़ें बाज़ार ख़रीदने जाते हैं और सियाहों की तवाज़ो के लिए एहतमाम करते हैं। अब हम खुशहाल से खुशहाल तर हो रहे हैं। सब्ज पहाड़ सोने के पहाड़ और शफाफ दरिया चांदी के दरिया हैं। इस माहौल दोस्त दरियाती तस्वुर की रोशनी में अंजीगोंदी में हवा और पानी शफाफ हो रहा है। लोगों ने सैर सियाहत के अलावा बेहतरीन माहौल में चाय के पौधे लगाने की सुन्नत भी शुरू की है।
आनची गौंदी माहौल दोस्त तरक्याती तस्वुर पर अमल पैरा है और उसने नया बिजनेस कार्ड मुतारिफ करवाया। यह है आनची की चाय। बेहतरीन हियाती माहौल के बदौलत आनची गौंदी में चाय के पौधे लगाने की सनत भी बहुत तरक्की याफ्ता हो चुकी है। 2022 में आनची गौंदी में चाय की सनत की पैदावार 3 अरब 10 करोड़ yuan से तजावुज़ कर गई, जिससे गौंदी के लोगों को 8,600 yuan की इजाफी आमदनी हुई। चाय की ये पत्ती उनके लिए सोने की पत्ती है। हमारे पास चाय के बागात का रकबा 10 मुँह है। इससे हमने कुल 30,000 yuan कमाए हैं। इस आमदनी में पिछले साल के मुकाबले में 1,000 yuan फी मुँह का इजाफा हुआ है। एक चीनी कहावत है, पहाड़ के साथ रहने वाले पहाड़ की बदौलत जिंदगी गुजारते हैं। इस वक्त आनची गौंदी में पहाड़ से इस्तेफादा करने का तरीक़ाकार बिल्कुल बदल हो चुका है। अब माहौल दोस्त तरक्याती तस्वुर आनची गौंदी समेत पूरे चीन का इत्तेफाक राय बन चुका है। अब माहौल दोस्त तरक्की तेजी से आगे बढ़ रही है। साल 2020 में चीन के सदर मुमलकत शी जिनपिंग ने एक बार फिर आनची गौंदी का दौरा किया। उस वक्त उन्होंने यूं कहा, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। उस सूरत हाल ने मुझ पर गहरे नकूश छोड़े हैं। जो कामयाबी आप लोगों ने हासिल की है, इसने साबित किया है कि हम दुरुस्त राह पर गामजन हैं और हम इसी समत में सफ़र जारी रखेंगे। ये पायदार तरक्की है और तरक्की माहौलियात को नुकसान पहुंचाने की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। माहौलियात खुद एक मईशत है, इसके तहफ़्फ़ुज़ से ही आप फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए GNN। चीन में पाए जाने वाले साइबेरियन चकारा हरन अपनी मिसाल आप है। बर्फपोश वादियों में रहने वाले ये हरन मौसमी सख्तियां झेलने की सलाहियत से माला माल है। से मर सकते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन के सहरा में एक ऐसा छोटा सा खूबसूरत परिंदा पाया जाता है जो मुश्किल से ही उड़ पाता है, ताहम उसका शुमार इंतहाई तेज दौड़ने वाले परिंदों में होता है। रेगिस्तान के रेतीले तूफानों के बीच एक अनोखा परिंदा रहता है जो बमुश्किल उड़ता है। इसका रस्मी नाम पोडोसिस बुडल्फी है, जिसे सिंकियांग ग्राउंडजे के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में सिर्फ 4 किस्म के ग्राउंडजे मौजूद हैं, लेकिन सिंकियांग ग्राउंडजे सिर्फ सहराए तकल मकान ही में पाया जाता है। इन परिंदों के न सिर्फ पंख रेतीले
जर्द रंग के हो चुके हैं, बल्कि इन्होंने अपनी परवाज की ज्यादातर सलाहियत भी खो दी है। यूं ये तेज तरीन दौड़ने वाले परिंदों में शुमार होते हैं। ताहम ये कभी कभार परवाज भी करते हैं। इनके घोंसले दरख्तों की शाखों के बीच छुपे होते हैं, जो इंतहाई पोशीदा होते हैं। ये इनके लिए अंडे सीने का नाजुक तरीन वक्त है। इन्हें अपने अंडे सीने वाले साथी के लिए खाना तलाश करने की खातिर मुख्तलिफ बारियों में काम करना पड़ता है। जब भी रेत का तूफान थमता है, इन्हें रेत में नहाने का मौका मिल जाता है। इसके बाद असल इम्तिहान आता है। इन्हें हर हाल में बंजर सहरा में खाने की अच्छी चीज तलाश करना पड़ती है। इसे कुछ मिल गया है। इस वक्त इनके बच्चे अंडों से निकल रहे हैं। ये सहरा से मोटे ताजे कीड़े लाया है। जी हां, एक से ज्यादा। जब सूरज गुरूब होता है तो सहरा में दर्जा हरारत तेजी से गिर जाता है। ताहम इनके घोंसले जानवरों की पश्म के साथ बने हुए हैं, जो इन्हें आरामदेह और गर्म बनाती है। शब बखैर। सिंकियांग के सहरा में पाई जाने वाली अनोखी छिपकलियां जो सहरा के अंदर लंबा फासला तय करने की सलाहियत रखती हैं। सिंकियांग की छिपकलियों की लंबाई तकरीबन 15 सेंटीमीटर है और एक छिलकेदार जिल्द इनका तहफ़्फ़ुज़ करती है। बजरी और चट्टानों से आरास्ता फसील न सिर्फ उनके छुपने की जगह है, बल्कि तेज रफ्तार रास्तों के साथ टोल फ्री भी है। ताहम ये जगह दूर दराज है और दोस्तों से मिलना आसान नहीं है। एक दूसरे से मिलने के हजारों तरीके हैं, लेकिन इनकी सरगर्मी चौंका देने वाली है। शायद ये एक दूसरे को गहराई से याद रखने की तकरीब है। जब सूरज तुलू होता है तो दर्जा हरारत तेजी से बढ़ जाता है। सिंकियांग की छिपकली अपना मुंह खोले साए में छुप जाती हैं और खुद को जगाए रखने की कोशिश करती हैं। बीटल भी दीवाना बार साए की पनाह की तलाश में है। मौका आ चुका है। अपना पेट भरने के बाद छिपकली एक हफ्ते तक कुछ खाए बगैर रह सकती है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।